28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने में लग गई हैं। बीजेपी ने आज विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सांची विधानसभा क्षेत्र से इस विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। ये विजय जनसंपर्क अभियान 1 नवंबर तक चलेगा, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री और विधायक सांसद शामिल हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के 28 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा, जिसके लिए प्रचार 1 नवंबर को थम जाएगा। यही वजह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। एक के बाद एक दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो रहे विधायकों को लेकर कांग्रेस के अंदर हड़कंप के हालात हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि उनके विधायक फोन कर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के नेता उनसे संपर्क कर बड़े ऑफर देने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ का कहना है कि 10 नवंबर को घोषित होने वाले नतीजों से पहले घबराई बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी है। साथ ही कमलनाथ ने उन अधिकारियों को भी चेताया है जो कि बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख कुछ अधिकारियों की शिकायत की है। कमलनाथ का कहना है कि 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर की तारीख आएगी और अफसरों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर विधायकों के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और अब विधायकों के दल बदलने की संख्या बढ़कर 27 तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें ग्वालियर हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार वर्चुअल आधार पर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी याचिकाकर्ता प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव प्रचार को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद चुनाव प्रचार के राजनीतिक कार्यक्रम वर्चुअल आधार पर करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों की सभाएं लगभग बंद सी हो गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग और ग्वालियर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार बुंदेलखंड की दमोह और बड़ा मलरा से चुनाव जीते कांग्रेस के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और राहुल सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी के बाद बंडा से कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी को लेकर सोशल मीडिया में अफवाहें और चर्चाओं का बाजार गर्म था। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें सुर्खी से कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू तरवर सिंह लोधी को रक्षा सूत्र बांधती हुई दिखाई दे रही हैं और कहा गया है कि भाजपा की बुरी नजर से बचाने के लिए पारुल साहू ने तरवर सिंह लोधी को रक्षा सूत्र बांधा है। कल जब दमोह विधायक राहुल लोधी द्वारा पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की खबरें आ रही थीं, तब उस समय बंडा से कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी पारुल के समर्थन में सुर्खी में जनसंपर्क कर रहे थे। भाजपा की बुरी नजर से बचाने के लिए कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने के बाद कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी ने कहा कि दुनिया की सारी दौलत कोई दे दे, मगर क्षेत्र की जनता से गद्दारी नहीं करूंगा। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये कहा है कि वो इनकी जो तैयारी पूरी है, किस तरह से जो विशेष सत्र बुलाया गया है 27 और 28 तारीख को, किस तरह से सरकार को जवाब देना है, उसकी रणनीति आज जो विधायक दल की बैठक थी उसमें बना ली गई है। दूसरी तरफ जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इस बैठक में जो संशोधन विधेयक पेश करने हैं उनको लेकर भी आज कैबिनेट में मुहर लग चुकी है। अब जिस तरह से 27 और 28 तारीख को सदन
कार्रवाई होगी उसमें 2 विधेयक जो पास किए गए हैं उन विधेयकों की चर्चा छत्तीसगढ़ विधानसभा में होगी। उसकी तैयारी भी विपक्ष ने कर ली है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से जो है विपक्ष अपनी बातों को रखता है। और जिस तरह से ये भी कहा गया है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि जो विधेयक जो चीज़ें हैं जो कानूनी तरीके से वो पूरी तरीके से जो विधेयक जो संशोधन विधेयक किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा उस पर जो है चर्चा करेंगे। और उस पर जिस तरह से जो उनके विधायक दल की बैठक हुई उनको सभी तरीके से समझाया गया है कि कौन किस तरह से विधानसभा में अपनी बातों को रखेगा। छत्तीसगढ़ में 15 साल के शासन सत्ता के बाद विपक्ष में बैठे भाजपा की सूरजपुर जिले में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल सूरजपुर जिले के अस्तित्व में आने के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस का सियासी समीकरण कुछ बढ़िया नहीं रहा है। 3 विधानसभा सीट वाले सूरजपुर जिले में कांग्रेस और भाजपा की सियासी उठापटक हमेशा से होते रही है, लेकिन भाजपा को शिकस्त दिलाने में हमेशा कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा की गुटबाजी ही सामने आते रही है। भाजपा जब सत्ता में थी हालात न तब बदले थे और न ही आज बदलते नजर आ रहे हैं। जहां सूरजपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल गोयल को बनाए जाने के बाद बीते दिनों नवीन जिला कार्यकारिणी गठित की गई, जिसके बाद से ही भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों और कार्यकर्ताओं के बगावती सुर तेज हो गए हैं और नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं के बैठकों का दौर भी जारी है। इतना ही नहीं, भाजपा के नवीन जिला कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य जिन्हें बनाया गया था, ऐसे दर्जन भर सदस्य अपने पदों से इस्तीफा देने का दावा करते नजर आए। फिलहाल भाजपा की नवीन जिला कार्यकारिणी से नाराज भाजपाई अंदरूनी बैठक कर जिले में भाजपा के गुटबाजी की आग को हवा देने का काम कर रही है। बहरहाल विपक्ष में बैठे भाजपाइयों की अंदरूनी गुटबाजी सूरजपुर जिले के कांग्रेसियों के लिए इन दिनों मनोरंजन का विषय बना हुआ है। रक्षक ही भक्षक है। जी हाँ, ये वाक़या जो है ये बांदा क्षेत्र के आकबेटा क्षेत्र की मामला है, जहाँ पे एक वन रक्षक जिसको वन को रक्षा के लिए रखा गया है, वही वन रक्षक अगर वन का चोरी कर अपने जेबें गर्म करती है तो आप क्या कहेंगे। जो पेड़ देख रहे हैं करीब सागौन का पेड़ है और सागौन का पेड़ जो गाँव वालों को बिना बता के इनकी पूरा टीम आकर इस पेड़ को काट के ले जा रहे थे। जब गाँव वाले इनकी जो विरोध किया उसके बाद ये उनके द्वारा गांव में रखा गया लकड़ी आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये लकड़ी सागौन की है, करीबन 170 घन मीटर बताया जा रहा है। बाद में आनंद फनान में जब विभाग सख्ते में आई और पूरा टीम जाकर उस गोले को करीबन 5 दिन बाद नाप तोल करके इसको डिपो में जमा किया गया। तो ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर सरकारी कटाई होती तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिमार्केशन होता और तमाम जो अमला आके उसका कटिंग करते, लेकिन रात के अंधेरे में अगर इस प्रकार अगर कटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वन रक्षक के द्वारा ये भ्रष्टाचारी का मामला हो सकता है। तो इस संबंध में अगर जो अधिकारी है ये भी कैमरे में कुछ भी कहने के लिए बच रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर वन विभाग की इस प्रकार की लापरवाही ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर अभी हम देख के भी आए हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ को कटाई हुआ है। तो इस प्रकार की अगर अवैध कटाई चलता रहेगा तो निश्चित रूप से जो हरे भरे जंगल अब देख रहे हैं निश्चित रूप से कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। नशे का कारोबार करने वालों के लिए छत्तीसगढ़ सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई होती रही और राजधानी पुलिस को हवा भी नहीं लगी। हालांकि अब जाकर जरूर पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 3 सालों से कोकीन जैसा महंगा जो ड्रग्स है वो यहाँ पर लगातार सप्लाई किया जाता रहा, उसका लोग जो है उपयोग भी करते रहे, होटलों में परोसा जाता था। साथ ही जो युवा हैं या व्यापारी वर्ग हैं वो लगातार कोकीन के जो है इस्तेमाल कर रहे थे। जो हाल ही में एक आरोपी पकड़ा गया था राइडन बेथेलो, वो लगातार हर 2 महीने में यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई करने आता था और बाकायदा पार्टियों में शामिल होता था, उसके बाद वापस चला जाता था। अब जाकर इस मामले में कई आरोपी पकड़े गए हैं और परत दर परत जो है खुलासा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 3 सालों से भी अधिक समय से इस तरीके से कोकीन की सप्लाई की जाती थी और बड़ी बड़ी पार्टियों में ये लोग जो है कोकीन ले रहे थे। बहरहाल अभी भी 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी और होनी बाकी है। राइडन बेथेलो के अलावा जो है पुलिस अब गोवा में भी कुछ लोगों की तलाश कर रही है जो कि नाइजीरियन गिरोह से जुड़े हुए हैं। अगर वो पकड़ में आते हैं तब होगा कि एक बड़ी मछली जो है पकड़ में आएंगे। अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स का कारोबार है वो बड़े होटल व्यवसायी और दूसरे लोग इस मामले में शामिल थे और लोगों को न केवल नशे की लत लगाते थे बल्कि लगातार पार्टियां करके नशे का सामान उपलब्ध कराते थे। अब देखना होगा इस मामले में और भी कुछ लोगों की जो गिरफ्तारियां होनी है वो कब तक होती है। जबलपुर के सर्किट हाउस क्रमांक 1 में देर रात तेंदुए की मौजूदगी का एहसास हुआ है। सर्किट हाउस में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तेंदुए के मार्क देखे, उसके बाद वन विभाग को सूचना दी। देर रात तेंदुए की मौजूदगी सर्किट हाउस में देखी गई। उसके बाद में तेंदुआ मूवमेंट करते हुए वेटनरी कॉलेज में पहुंच गया।
वेटनरी कॉलेज की लाइब्रेरी के पास उसकी मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और तेंदुए की तलाश शुरू की। करीब 3 घंटे तक चली तलाश के बाद भी तेंदुआ वहां नहीं मिला, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद तेंदुआ वहां से चहलकदमी करते हुए वापस कहीं और चला गया है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो इस तेंदुए से किसी को खतरा नहीं है, क्योंकि यह घूमते हुए यहाँ जरूर पहुँचा, लेकिन उसने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। बहरहाल वन विभाग तेंदुए की तलाश जारी रखे हुए है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय उसके मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। भोपाल में विजयदशमी पर्व के मौके पर शस्त्रों का पूजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर भोपाल, डीआईजी भोपाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे और पुलिस के तमाम जो आधुनिक शस्त्र हैं इनका पूजन किया गया। विजयदशमी के पर्व को लेकर आज पुलिस लाइन नेहरू नगर में शस्त्रों का पूजन किया गया। यहाँ पर विधि विधान के साथ हवन किया गया, यज्ञ किया गया और इसमें पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और यहाँ पर जो पुलिस के जितने भी शस्त्र हैं उनको रखकर पूजा की गई। और क्योंकि इन्हीं शस्त्रों का समय समय पर प्रयोग भोपाल पुलिस को करना पड़ता है और ये पुलिस के शस्त्र होते हैं, इन शस्त्रों का पूजन करने का विधि विधान से यहाँ पर नियम है। हर साल यहाँ इस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और तमाम जो अधिकारी होते हैं उनमें शामिल होते हैं। आज की जिस तरह से पूजा अर्चना की गई इसमें कलेक्टर भोपाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे और डीआईजी भोपाल इरशाद वली मौजूद रहे और तमाम पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पर इन शस्त्रों को चलाया भी और इन शस्त्रों को चलाकर ये भी परखा गया कि ये शस्त्र अभी भी चलने योग्य है, चलन में है, क्योंकि इसके बाद पुलिस को अभी भी आधुनिक शस्त्रों की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस के शस्त्र काफ़ी पुराने हो चुके हैं और समय समय पर इन शस्त्रों की डिमांड होती है ताकि इन्हें बदल कर नए आधुनिक शस्त्रों का और ज़्यादा पुलिस चलन में प्रयोग कर सके। हालांकि कई बार ऐसा देखने को आता है कि जब ये शस्त्र जब चलाए जाते हैं तो उस दौरान ये शस्त्र चल नहीं पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कभी समय पर एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। शस्त्र पूजन के बाद कलेक्टर भोपाल और डीआईजी भोपाल ने सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी, साथ ही प्रदेशवासियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा है कि हमें नियमों का पालन करना है और साथ ही दशहरे को पूरे धूमधाम से भी मनाना है। विजयदशमी के पर्व पर रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं। शाम को भोपाल में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रावण दहन किया जाएगा, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। रावण दहन को लेकर दशहरा मैदानों पर तैयारियां की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से रावण के पुतलों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। साथ में कुंभकर्ण है और उनके पुत्र मेघनाद है। इनकी हाइट भी हालांकि इस बार कम कर दी गई है, क्योंकि किसी तरह का कोई प्रदूषण ना हो, इनको भी ध्यान में रखते हुए इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अगर बात की जाए तो भोपाल शहर में तकरीबन 1 दर्जन ऐसे स्थान है जहाँ पर रावण का दहन होना है, उसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कुर्सियाँ अभी डिस्टेंस के साथ में लगाई गई हैं ताकि लोग आए तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े। इसके अलावा अगर बात करें तो ये शिवाजी नगर का दशहरा मैदान है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां पहुंचेंगे और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि इस दशहरा मैदान में यहां पर पिछली बार की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद हुए थे और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुँचते हैं। तो कह सकते हैं कि दशहरा को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है, लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। और इसके साथ ही भोपाल के छोला दशहरा मैदान पर रावण को मास्क पहनाया गया है और इसका संदेश ये दिया जा रहा है कि कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाना है।